Hello student, good morning all of you. Today we are discuss about our first chapter, the basic concept of chemistry, and topic second, law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स रासायनिक संयोग के नियम, है ना। मीन्स केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसमें जो रिएक्टेंट्स एंड उसके बाद जो रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, उसके लिए कौन से रूल फॉलो होते हैं, है ना, कौन से ऐसे रूल है जिससे होकर उस केमिकल रिएक्शंस को होकर जाना पड़ता है। उस रिएक्शंस के उस लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसके डिफरेंट लॉ है। तो इसके पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम क्यों बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होता है। तो जितने भी हमारे केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, रिएक्टेंट से मिलकर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, उसमें डिफरेंट टाइप के लॉ यूज होते हैं। सो फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन between two or more than substance, between two or more than substance are governed by give some law, are governed by give some laws. These are called law of chemical combination. Okay, so let's repeat again. On the basis of different type of chemical reaction, ऐसी बहुत सारी केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। Those are between two or more than substance. किस किस के बीच में होती है? दो पदार्थों के बीच में, two substance और उससे अधिक भी हो सकते हैं, है ना। या तो two substance हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी substance हो सकते हैं। Two or more substance are governed by some law. तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कुछ लॉ दिए गए, है ना, इसके हम क्या बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड देयर आर डिफरेंट फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल लॉ। इसके 5 लॉ दिए गए डिफरेंट। सो इसमें फर्स्ट लॉ है अपना लॉ ऑफ conservation of mass, law of conservation of mass. Then second, law of definite proportion, law of definite proportion. Then third law of multiple proportion. Then fourth law of reciprocal proportion. Then fifth, Galileo law. There are different 5 types of law used in chemical reactions. Law of chemical combination. First is law of conservation of mass. Then second is law of definite proportion. And definite proportion की प्लेस पर हम constant proportion भी लिख सकते हैं, constant proportion. Then law of multiple proportion, and law of reciprocal proportion, and Galileo law. These 5 laws are used in any chemical reactions in different conditions. तो इस law of chemical condition, law of chemical combination में होता क्या है, इसका यूज हो क्यों रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम एटम्स लेते हैं ना, इसमें एलिमेंट लेते हैं, उसमें कंपाउंड्स लेते हैं, है ना, कंपाउंड एटम का यूज किया जाता है। सो कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व मींस क्या, संरक्षित करना,
कंजर्वेशन ऑफ मास इस लॉ को के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या बोलता है ना, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी फर्स्ट लॉ जो पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास का के अकॉर्डिंग उसका जो मीनिंग है वो होता क्या है, उसमें क्या चीजें होती है केमिकल रिएक्शन में। तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शन बनाते समय हमें डिफरेंट रेशो देना पड़ता है ना। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन बना रहे हैं हम, तो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, तो उसका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, उसको एक सही अनुपात लेना पड़ेगा एक उत्पाद एक यौगिक का, है ना। तभी जाके उसका हमें उत्पाद मिलेगा, सही मिलेगा, एक सही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। उसका रेशो देखना पड़ेगा। उसके बाद उस रिएक्शंस के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हीट कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, है ना। और कितने मात्रा में लेना पड़ेगा, उसका अमाउंट कितना लेना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, उसका मास क्या होना चाहिए, उसका मोलर मास क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पता चलती है ना। उसके बाद वो केमिकल रिएक्शंस अपनी कंप्लीट होती है ना। तो ये है हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 टाइप्स। देन हम आगे पढ़ने वाले इसका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, so our first law are law of conservation of mass. According to this law, its law was given by scientists Lomonosov and Levosey. इस लॉ को दो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है। कंजर्वेशन मींस होता है संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास मींस होता है आपका द्रव्यमान, ठीक है। तो जो भी हम इसमें रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, जो भी हम इसमें सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको कंजर्व करके रखना है ना, उसका संरक्षण करना। मतलब ये लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस केमिकल रिएक्शन में भी हम जो भी रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, वो एज इट इज उतने ही अमाउंट में अपना प्रोडक्ट देता है ना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको 100 ml जूस बनाना है, 100 ml जूस बनाना है, तो 100 ml जूस बनाने के लिए आपने जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस यूज किए, तो वो भी आपका 100 ml ही रहेगा, है ना। जो रिएक्टेंट्स आप उसके लिए यूज करोगे जूस बनाने के लिए, तो वो जूस के लिए जितना भी आप रिएक्टेंट्स यूज करोगे, उसका टोटल भी 100 ml ही रहेगा। तो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में जो जूस मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा, 100 ml ही मिलेगा। मींस आपका जो मास है, जितना भी मास है, वो कंजर्व रहता है प्रोडक्ट के रूप में चेंज होने के बाद भी, मतलब चेंजेस नहीं होता उसमें, 99 नहीं होता एंड 101 भी नहीं होता, ठीक है, एज इट इज होता है। अगर आपने रिएक्टेंट्स 100 ml लिया है, तो आपको उसका प्रोडक्ट भी 100 ml मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट्स लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट लोमोनोसोव। इसे लोमोनोसोव ने इसके ऊपर स्टडी की है, साइंटिस्ट लोमोनोसोव ने। देन लेवोसियर इन 1756 में इसकी स्टडी की गई। सो इसके ऊपर जो टोटल स्टडी कंप्लीटली हुई, वो साइंटिस्ट लेवोसियर ने की 1756 में, ठीक है। साइंटिस्ट लेवोसियर जो फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी जिन्हें कहा जाता है ना, केमिस्ट्री के जनक जिसको कहा जाता है। फिर यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होगी, आगे रिएक्टेंट्स रिएक्शंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या बोलता है ना, मैटर कैन नॉट बी क्रिएट and nor be destroyed. It can be changed into one state to another state. So ये लॉ क्या बोल रहा है एक्चुअल में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इधर भी देखो, कुछ इधर भी कंजर्वेशन ऑफ मास बोल क्या रहा है ना, जो ऊर्जा जो रासायनिक संयोग का जो प्रथम नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये बोल क्या रहा है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएट। जो मैटर होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, इसको क्रिएट नहीं करते हैं, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, इसको बनाया नहीं जा सकता। नॉट बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय मींस क्या, नष्ट करना, तोड़ देना पूरी तरीके से, ठीक है। मतलब मैटर को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो फिर इसका किया क्या जा सकता है, इट कैन बी चेंज इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे सिर्फ चेंज कर सकते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, वाटर है आपके पास, है ना, ये वो वाटर अपने पास वाटर है, वाटर 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं।
इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद वो 100 ml वाटर क्या करेगा, वेपर बनकर उड़ने लगेगा, वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। उड़ेगा उड़ेगा नहीं उड़ेगा, उड़ेगा बिल्कुल कंप्लीटली उड़ेगा। वेपर बनकर जब उड़ेगा तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। 100 ml वाटर को जब आपने हीट किया तो 100 ml वाटर हीट होगा और 100 ml वाटर हीट होकर किस में चेंज हो जाएगा आपका, किस में चेंज होएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वाटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। न तो हमने वाटर को क्रिएट किया था, पानी को हमने न तो बनाया न तो डिस्ट्रॉय हुआ। वो क्या हुआ, इट कैन चेंज इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मींस वाटर पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। वाटर किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। जब हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो वो वेपर में चेंज हो गया। मतलब एक स्टेट से, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो गया, गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। मतलब ये क्या हुआ इसका, इसलिए हम बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं, मैटर कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर पदार्थों को हम न तो बना सकते हैं न तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना। मतलब इसे क्या करें हम, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहे हैं। पानी जो है, वाटर जो है, इसको हीट करने के पहले ये लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। हीट करने के बाद जब ये वेपर में चेंज हुआ मतलब ये गैस स्टेट में चेंज हो गया, दूसरे स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है। मतलब 100 ml था और 100 ml ही अपने एटमॉस्फेयर में गया, मींस ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक, इसका ये छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। देन इसके अगर हम दूसरी डेफिनेशन अगर देखें तो ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, जितने भी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होती है ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना, ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जितनी भी अपनी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स का जितना हम मास लेते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, है रिएक्टेंट्स इधर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनता है, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गए। ये रिएक्टेंट्स हो गए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, total mass of reactants is product is the sum of total mass of reactants। मतलब ये जो प्रोडक्ट बना अपने पास, ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट किसका है, सम किसका सम है, टोटल रिएक्टेंट्स का सम, है ना। सम मतलब जुड़ना, सम मतलब मैथ में सम आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम मतलब क्या, जुड़ना। मतलब ये क्या हुआ, कार्बन का मास एंड ऑक्सीजन का मास ये ऐड होकर क्या बनाया, इसने एक प्रोडक्ट CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, है। इसलिए हमने यहाँ इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी, और फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका ये टोटल मास इसके बराबर होता है, इज द सम ऑफ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मास के बराबर होता है ना। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल निकल और मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे देता हूँ यहाँ पर। सपोज A plus B is a reactants, A plus B is two reactants and it produce C plus D, C plus D। मतलब ये A plus B जो है reactants, ये केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट C plus D हमें दे दे। तो इसका जो एटॉमिक मास मोलिकुलर वेट होगा, इसका टोटल जितना वेट होगा, सपोज इसका 100 ग्राम वेट है, तो इन दोनों का हमें कितना मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा। मतलब ये इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इसका छोटा सा एग्जांपल है, और भी हम इसका एक एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से बताकर समझाकर बताते हैं क्या होता है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसके एग्जांपल को। इसका एग्जांपल पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ये किस टाइप से इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है ना। सो हम देखते हैं एग्जांपल में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइमस्टोन। एग्जांपल के लिए लेते हैं एक सब्सटेंस लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने CaCO3,
जो जिससे कैसे प्रोडक्ट होता है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं CaCO3। ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है ना। कार्बन यहाँ एक है, यहाँ भी एक है ना, कार्बन सॉरी कैल्शियम है एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी 3 है ना। ये कार्बन मतलब एक कार्बन है इसमें, 1 कैल्शियम है एंड 2 and 1 3 ऑक्सीजन है, इसे बैलेंस्ड है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट किस टाइप से, बिल्कुल सेम होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले हम CaO का निकालते हैं। सपोज ये अपने क्या है रिएक्टेंट, ये हमारे दोनों रिएक्टेंट है और ये हमें उससे मिला प्रोडक्ट ना, ये हमें उसके रिएक्शन से मिला प्रोडक्ट। तो हम इसके लिए देख लेते हैं कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 20 होता है। कितना होता है 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है मेरे पास। ठीक है, तो ये 20 है, तो 20 है मींस इसका एटॉमिक मास होगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम कितना है मेरे पास CaO में कैल्शियम है 1, कितना है 1 Ca प्लस ऑक्सीजन कितना है इसमें 1, तो 1 ऑक्सीजन। ठीक है, चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई, अब इसमें मींस क्या है मल्टीप्लाई। कैल्शियम का कितना है 20 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40, एक भी है 40 प्लस यहाँ 1 ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 और इसका एटॉमिक मास कितना होगा 16। डबल ये लिख हमने यहाँ 16 मल्टीप्लाई 16। चलो इसको करते हैं 40 बन जाए 40 प्लस 60 बन जाए 60, टोटल कितना हो गया 56। 40 प्लस 60 56 ग्राम। मींस इसमें रिएक्टेंट्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 56 ग्राम। अब देख लेते हैं हम CO2 कितना लिया CO2, इसमें कितना कार्बन है 1 कार्बन है 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है इसमें 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में ऑक्सीजन, ये O ले लिया। यहाँ 1 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12, ये हमने लिखा 12 प्लस इसको ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका एटॉमिक मास 16। अब 16 है तो 16 यहाँ ऑक्सीजन है कितने एक्चुअल में 2 ऑक्सीजन, कितने हैं 2, लेकिन हम इसका भी एटॉमिक मास 16 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ 12 बन जाए कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 टू 32, ये टोटल कितना हो गया इसका अमाउंट 2 2 4 3 and 1 4, मींस कितना हो गया 44 ग्राम। कितना हो गया 44 ग्राम मींस CaO 56 एंड CO2 44। अब CaO प्लस CO2 को हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे 56 प्लस 44, टोटल कितना हो गया 460 640 100 ग्राम। ये कितना हो गया टोटल 100 ग्राम, मींस ये कितना है अपने पास 100 ग्राम। 100 ग्राम जब रिएक्टेंट्स है अपने पास तो 100 ग्राम ही उसका क्या मिलना चाहिए हमें प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए। 100 ग्राम रिएक्टेंट्स अगर लिया हमने दोनों मिलाकर तो 100 ग्राम क्या रहेगा अपना प्रोडक्ट भी रहेगा, तभी वो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब हम देख लेते हैं इसका निकालकर CaCO3 का टोटल। सो मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3, चलो हम लेते हैं इसके लिए CaCO3 के लिए डायरेक्टली कैल्शियम कितना है कैल्शियम 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं प्लस कार्बन कितना है 1, ये 1 लिख लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, ये 3 लिख लिया ब्रैकेट में ऑक्सीजन। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 Ca कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 एटॉमिक मास 40, लिख दिया हमने 40 प्लस 1 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक मास 12। ठीक है, ये लिख दिया हमने 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाँ तो इसका एटॉमिक मास 16, ये हमने लिख दिया 16। तो इसको लिखते हैं
40 वन जा 40, या फिर हम इसको पहले चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट हटाकर 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16। चलो इसको सॉल्व करो। 40 वन जा 40 प्लस 12 वन जा 12 प्लस 60 मल्टीप्लाई 3, 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 18 प्लस 1 3 वन जा 3 और 4 कितना हो जाएगा 48। चलो इसका टोटल तो कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48, 8 into 10, 10 0, कैरी 1, 5 6 and 4 100। सो इसका भी कितना हो गया टोटल 100। तो हमें प्रोडक्ट भी कितना मिला 100 ग्राम। मींस जितना हमने रिएक्टेंट लिया था उतना ही हमें क्या मिला उसका प्रोडक्ट 100 ग्राम। 100 ग्राम दोनों मिलाकर रिएक्टेंट लिया था और 100 ग्राम में हमें क्या मिला उसका प्रोडक्ट मिला। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो we will discuss about second law of constant proportion, और इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेंगे इसके एक तो, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।